सो क्लास स्टार्ट करें. Yes, ma'am. Okay. Let me go with the. So I'll myself Ruku Chawla, and I'll be taking your plant pathology class. My UG is from SRU Bikaner. Then I got selected as plant science DRF, and I got admitted in HAU Hisar. Now I'm currently doing PhD from Udaipur, that is MPUT. And these are the exams that I have cleared. तो इससे you get confidence over the teacher, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि someone who has already passed the course, उससे हम पढ़ना ज़्यादा prefer करते हैं. Just yeah. So first of all, what are we going to cover in the course? तो प्लांट पैथोलॉजी में ब्रॉडली हमने 3 पार्ट्स में प्लांट पैथोलॉजी को डिवाइड कर दिया. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट पैथोजेंस. प्लांट पैथोजेंस में मतलब हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए? विल डिस्कस अबाउट फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रियॉन्स, वायरॉइड, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा. देखो, जो प्लांट पैथोलॉजी है, मोस्टली हमें लगता है कि प्लांट पैथोलॉजी हमें रटना पड़ेगा, उसे क्रैम करना पड़ेगा. दैट इज नॉट ट्रू. अगर वी विल फोकस ऑन दिस पोर्शन, जो इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन है, अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो यूल रिमेम्बर कि कोई भी अगर तुम क्रॉप पर डिजीजेस देख रहे हो तो यूल नो कि हाँ ये किसके कारण हो सकती है. ये सिम्टम्स कैन बी बिकॉज ऑफ फंजाई, दिस सिम्टम कैन बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया. और तुम्हें सिम्टम्स में भी यू विल नो कि कैसे स्पोर्स बन रहे हैं. अगर तुम्हें बेसिक पता है कि एक फंजाई में किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस कंडीशंस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, या किस कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर तुम्हें यू नो अबाउट दिस, तो इट विल बी वेरी इजी टू कवर द नेक्स्ट पार्ट, जो कि आता है प्लांट डिजीजेस एंड देयर लाइफ साइकिल. सो फर्स्ट पोर्शन आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा, जो कोर्स लगता है इंट्रोडक्टरी टू प्लांट पैथोलॉजी, उसमें हमने बेसिक कवर कर लेते हैं. देन वी मूव ऑन टू क्रॉप्स. क्रॉप्स पे, स्पेसिफिक क्रॉप्स पे डिफरेंट डिजीजेस हम पढ़ेंगे, और दैट टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अगर हमने देखे, या मेन सीरियल्स वो क्रॉप्स देखे, प्लस देयर लाइफ साइकिल्स. इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइफ साइकिल मतलब कौन सी स्टेज किस स्टेज पर ज्यादा डोमिनेंट है. देन विल डिस्कस अबाउट द डिजीज मैनेजमेंट. डिजीज मैनेजमेंट में क्या देखना है हमें, कौन से फंजीसाइड्स यूज हो रहे हैं, हमारा हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं. सो इन पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे. सो एक टोटल प्लांट पैथोलॉजी को मैंने 3 पार्ट में कवर कर दिया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू हैव टू स्टडी. आपको कैसे पढ़ना है? जो मोस्ट ऑफ यू, आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग है या बायलिंगुअल इज ओके? आपको समझ आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ओके, सो हाउ यू हैव टू स्टडी. सबसे पहले जो मैं आपको, जो भी स्लाइड्स या जो भी नोट्स प्रोवाइड हो, दैट इज फाइन, पर आपको क्या करना है, प्लांट पैथोलॉजी में आपको याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जो भी आपको ऑर्गेनिज्म जहां भी स्ट्राइक कर रहा है, एक आपको नोट्स बनाने हैं जिसके अंदर आपको लिखना है कि अगर मैं देख रही हूँ कि ये स्टेज है, या एक पर्टिकुलर, जैसे ये स्पोर ये फंजाई बनाती है, इस फंजाई का ये सिम्टम है, तो आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की एक लिस्ट बनाते जाना है. जैसे सपोज आज की क्लास में हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें तुम्हारे पास जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं उनको पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना है कि ये ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है. ये ऑर्गेनिज्म है,
इस पे क्या क्वेश्चन आया हुआ है. स्टडी दीज 3 बुक्स, जो एक क्वेश्चन पूछा था, ये 3 बुक्स हैं जो मेजरली मैंने खुद पढ़ी थी और इससे कवर हो गया था सारा पोर्शन. पहले थ्योरेटिकल थोड़ा पोर्शन मिल जाएगा और उसके बाद आपको ये जस्ट को प्लस इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. ओके, देन वील डिस्कस अबाउट प्लांट पैथोलॉजी. ये काम और मान की एक बुक है. मैम ये रिपीट कर दीजिए ना, आवाज कट गई थी. अच्छा, ओके ओके. सो ये देखो, दीज 3 बुक्स वर देयर. एक तो है प्लांट पैथोलॉजी एट अ ग्लांस, जो कि उत्पल भट्टाचार्य की बुक है. इसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिलेगा और बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे. दिस बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इससे सीधे क्वेश्चंस आए थे प्लांट जेआरएफ में व्हाइल आई हैव गिवन द एग्जाम. फिर प्लांट पैथोलॉजी में एक काम एंड मान की बुक है. इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे टेबल्स लगी. इसमें जो पीछे आप टेबल्स देखोगे ना, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो सारी स्टेजेस दे रखी है, सेक्सुअल स्टेज, असेक्सुअल स्टेज, सारी लिस्ट बनी हुई है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि उसमें कुछ में क्वेश्चन आंसर्स गलत है. सो ये मैंने पढ़ी थी. प्लस इसके अंदर वायरस वाला पोर्शन काफी अच्छा है. वैसे मैं खुद इन सब बुक्स को कवर करूंगी, बट स्टिल ऑन योर बिहाफ आपको भी ये बुक्स को गो थ्रू करना है. और एक क्या है, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी बाय एच.सी. दुबे. ये बुक किसके लिए है? ये बुक हमें जो डिजीज पोर्शन मैंने बताया है उसके अंदर फोकस करने के लिए ये बुक है. इसके अंदर बहुत अच्छे से स्मट, रस्ट, जो भी हम डिजीजेस पढ़ते हैं ना, जितना हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या हो रहा है ड्यूरिंग बीएससी, बट दिस ये बहुत आपको इजी करेगा, स्पेशली फॉर स्मट्स, क्योंकि इतने सारे स्मट्स हैं हर क्रॉप्स के अंदर, उनके नाम, वो कैसे, उनकी बहुत अच्छे डायग्राम्स दे रखे हैं. तो ये भी आई विल कवर, बट स्टिल इसका भी आपको पोर्शन पढ़ना है. ठीक है, एनी क्वेरी? ये हो गया हमारा कि हमें कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को रेकमेंड करनी है. ऑब्जेक्टिव अलग से पीडीएफ्स वगैरह आई विल सेंड यू, बट ये प्रॉपर बुक्स हैं जिनको कंसल्ट करना बहुत जरूरी है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंजाई. व्हाई? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और जो मेजर पोर्शन है ना हमारा प्लांट पैथोलॉजी का, एक फंजाई के ऊपर कवर हो जाता है. अब ये देखो, स्लाइड आपको दिख रही है. ये स्लाइड आई विल शेयर इट, और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, सो यू विल कम टू नो. आप बाद में भी देख सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइड में जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या है, पैटर्न हैज बीन चेंज्ड. पहले फॉर प्लांट जेआरएफ कैसे क्वेश्चंस आते थे? सपोज एक क्वेश्चन पहले आएगा कि टेल विच इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज यूकैरियोटिक, अ क्लोरोफिलिस, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. Then options will be bacteria, fungi, mycoplasma, and you have to take fungi. But now the pattern has been changed. अब पैटर्न में क्या आएगा? पैटर्न में ऐसे आएगा, ऊपर लिखा आएगा फंजाई आर, और ऑप्शंस क्या होंगे? यूकैरियोटिक, सेकंड ऑप्शन इज अक्लोरोफिलस, थर्ड ऑप्शन इज ओनली असेलुलर, एंड फोर्थ इज असेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल स्पोर्स. राइट? और आपके पास फिर नीचे ऑप्शंस आएंगे. उन ऑप्शंस में क्या आएगा कि इन अबव दीज 4 कौन से सही हैं? 1 2, देन 2 और 3, 3 एंड 4. अब ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है लास्ट 2 to 3 इयर्स. तो आपको अपनी स्टडी प्लान में क्या चेंज लाना है? हमें ये चेंज लाना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हम जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम पढ़ते थे वो हमें बदलना है, और उसकी जगह हमें पूरा थ्योरेटिकल पे जाना है. जो लाइंस इंपॉर्टेंट लगती है हमें वो कवर करनी है. दैट्स व्हाई इस जो स्लाइड में ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो विल डिस्कस. सबसे पहले फंजाई आर यूकैरियोटिक, राइट? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एनीवन कैन टेल मी द डिफरेंस? जो एक मेजर डिफरेंस होता है इन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. मैम न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है. राइट, एग्जैक्टली.
एग्जैक्टली जो मेजर डिफरेंस है दैट इज इन द डिफरेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं, जो क्रोमोसोम अरेंजमेंट है वो लूजली अरेंज्ड है या सिर्फ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम में अरेंज्ड है या नहीं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है या नहीं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस जिससे हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफर करते हैं. सो फंजाई आर यूकैरियोटिक वन, देन अ क्लोरोफिलिस. क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिससे हमें क्या पता चलता है, दीज आर नॉट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर लाइक प्लांट्स. देन थर्ड, दिस कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. हाउ यूनिसेलुलर? फंजाई के अंदर एक यीस्ट आती है दैट इज यूनिसेलुलर, एंड अदर जो जैसे जैसे एडवांस्ड आएंगे एडवांस क्लासेस के अंदर दीज आर मल्टीसेलुलर. देन दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल स्पोर्स. क्लास में ऐसे ध्यान दो बिकॉज आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, तो ऐसा हो कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो आपको क्लास में ही याद हो जाए. ओके और कुछ भी क्वेश्चन हो बीच में यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अगर डीप में पढ़ेंगे तो दीज आर यूकैरियोटिक. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यूकैरियोटिक का क्या हुआ, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई. इसके अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे. प्लस एक और यूकैरियोटिक का फीचर क्या होता है, they have membrane bound cytoplasmic organelles. जो membrane organelles होते हैं डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन, ये यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स और ER. सो ये तो बेसिक हो गया. सो सबसे पहले क्या हो गया, फंजाई आर यूकैरियोटिक. Now next we are talking about is most are filamentous. Filamentous कैसे? Filamentous is that composed of individual माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट जिनको हम हाइफी कहते हैं. मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे है. जैसे सपोज सी यहाँ पे हाइफी क्या है, ये एक फंजाई है, इसके अंदर ऐसे क्या होंगे हमें जब आपने अगर किसी ने बायोलॉजी 12th में लिया है तो उसने देखा होगा फंजाई के अंदर क्या होते हैं, ऐसे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये, और बीच में क्या है ये, दीज आर द सेप्टास. तो ये जो फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हाइफी. अब आपको कोई और जो ये हाइफी है इस पूरा का अगर हम पूरा नेटवर्क देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम. अब ये मैंने रेड हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए. क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन आता है फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स कॉल्ड एज, तो आपको क्या देखना है, यू हैव टू नो कि ये हाइफी बात कर रहे हैं हम या माइसीलियम के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें आपको कंफ्यूजन होता है. सो आपको ये जो लाइन है कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न. और अगर माइसीलियम आए तो वो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ होल नेटवर्क ऑफ हाइफी. मतलब अगर हाइफी पूरे मिलके एक नेटवर्क बनाएंगे देन दे विल बी कॉल्ड एज द माइसीलियम. अभी आगे मैं आपको डायग्राम बताऊंगी सो दैट विल गेट यू मोर क्लियरली. और सम आर यूनिसेलुलर फंजाई, जैसे मैंने बोला था एग्जाम्पल इज ईस्ट. देन इसके अंदर रिजिड सेल वॉल के अंदर हमें इसमें क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है कि दीज आर कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ काइटिन एंड ग्लूकेन्स. तो हमें क्या याद रखना है कि फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वन काइटिन एंड द सेकेंड वन इज ग्लूकेन्स. दिस इज द ऑप्शन. ऑप्शन ऐसे आएगा काइटिन और ग्लूकेन्स या फिर कोई और उसने कंपोनेंट दे दिया सेल वॉल का, तो यू हैव टू चूज वन ऑफ दैट. then they will reproduce both sexually and asexually. ये हमें पता है कि दोनों तरह के स्पोर्स होते हैं. now all are a chlorophyllous, that is उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, so obviously उसके कारण क्या है, it is incapable of photosynthesis. जब भी फंजाई आपके माइंड में आ रही है आपको याद करना शुरू करना है कि हाँ आज हम फंजाई को पढ़ रहे हैं, तो 3 पॉइंट्स से आपको शुरू करना है. वन इज सोमा और थैलेस, राइट, देन हाइफी जो मैंने बताया, एंड थर्ड वन इज माइसीलियम. सोमा और थैलेस क्या है, जो पूरी वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगस, राइट, नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंगस है उसको पूरे को हम क्या कह रहे हैं, थैलेस. जो सोमा वर्ड होता है, सोमा वर्ड का मतलब होता है बॉडी, तो इससे आपको ऑलरेडी याद रहेगा. देन हाइफी मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर फिलामेंट. एंड व्हाट इज माइसीलियम, मास या नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉन्स्टिट्यूटिंग द थैलेस. इसका मतलब अगर हम यूनिट वाइज चलेंगे तो दिमाग में क्या आएगा, हमने बनाए लॉन्ग फिलामेंट्स बनाए, दैट इज हाइफी. ठीक है, हाइफी ने मिलके एक नेटवर्क बनाया, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम. और इफ दैट माइसीलियम को हम
पूरा एक वेजिटेटिव बॉडी इमेजिन करें एक फंगस की, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सोमा। तो ये यूनिट से धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाइफी, हाइफी से माइसीलियम एंड देन थैलेस। देन दीज आर कीमोहिट्रोट्रॉफिक। कीमोहिट्रोट्रॉफिक ऑफ कोर्स क्योंकि ये अक्लोरोफिलिस है, प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफिक नहीं है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल यूटिलाइज द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक सोर्स। अब इस पॉइंट से आपको दो क्वेश्चंस याद रखने हैं। एक तो ये कि फंजाई क्या है, कीमोहिट्रोट्रॉफिक, राइट। और दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि कीमोहिट्रोट्रॉफिक होता क्या है। कीमोहिट्रोट्रॉफिक जब भी आप पढ़ो, ब्रेक द वर्ड्स। कीमो, कीमो से आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ केमिकल, दे आर यूजिंग सम केमिकल। हिट्रो का मतलब इट इज अपोजिट टू ऑटो। ऑटो मतलब जो अपना फूड खुद बना सकता है, हिट्रो दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। एंड ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, फूड और न्यूट्रिशन। सो कीमो हिट्रोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज कर रहे हैं, कार्बन सोर्स को, फॉर थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, और उससे दे विल गेट द एनर्जी। सिमिलरली जैसे ह्यूमंस, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे नीड एनर्जी। नाउ अब हम देखते हैं दे करेक्टरिस्टिक रेंज ऑफ स्टोरेज कंपाउंड्स। इसके अंदर क्या है, एक तो ग्लाइकोजन, ट्राईहेलोज, शुगर, एल्कोहल्स और लिपिड्स। ये पांचों पॉइंट याद करने हैं। अब देखो फंजाई में पहले ये लॉन्ग लाइंस क्यों है, क्योंकि इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो जो ये मैंने 10 पॉइंट्स बता रही हूँ, इन 10 पॉइंट्स को आपको याद होना चाहिए। कोई भी पॉइंट उसमें वो दे देगा ऑब्जेक्टिव में, एंड इट विल आस्क वेदर दिस पॉइंट इज ट्रू और नॉट। अब लास्ट है इट, और ऐसे भी आपको याद रखना है कि ये जो ऑल लिखा हुआ है ना, दिस ऑल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चंस में देखो कि अगर उसने लिखा कि ऑल आर अ क्लोरोफिलिस, दैट इज कि इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं आ रहे हैं। सो दिस ऑल वर्ड हमेशा जहां भी आपको दिखे ऑब्जेक्टिव्स में, हमेशा ऑल वर्ड पे सर्कल करो और देखो कि क्या ये चीज सही है या फिर उसके एक्सेप्शंस हैं। Now 10th, the last point is maybe it may be free living, और ये intimate relationship भी बना सकता है with other organisms, right? अब ये कैसे, हमने म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप्स जो हमने पढ़ी हैं, किसी को पता है कौन सी 5 तरह की म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप्स होती हैं? Mutualism, antagonism, communalism, competition Right? and nepotism. Yes, actually. तो 5 टाइप्स की हमने देख ली। दैट इज व्हाट इज इट इज, इट इज पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस और पैरास और कंपटीशन। ये 5 तरह की होगी, ठीक है। नाउ ये इसके साथ ही आपको याद होना चाहिए, सपोज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे फंजाई की, तो फंजाई के अंदर हमने सिम्बायोसिस देखा। सिम्बायोसिस कौन सा है, सिम्बायोसिस के अंदर यू विल सी कि दोनों के अंदर पॉजिटिव, सिम्बायोसिस में हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों ऑर्गेनिजम्स को फेवर होगा। क्योंकि जैसे सपोज लाइक एन एग्जांपल है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एल्गी है उसको भी फायदा होता है और फंजाई को भी। सो दैट इज शोड बाय सिग्नेचर प्लस प्लस। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट माइनस माइनस, मतलब दोनों को लॉस हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दैट इज इन कंपटीशन। जो भी कंपटीशन होगा तो क्या होगा, दोनों को लॉस होगा। अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड जीरो, जीरो मतलब कोई नहीं, ना उसको हार्म हो रहा है ना ही उसको बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कमेंसलिज्म, राइट। और अगर हम देखें नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव जीरो तो क्या हो जाएगा, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म का मतलब जिसके अंदर एक को तो हार्म हो रहा है पर दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, ना ही उसको कोई फायदा है। इट इज इन न्यूट्रल स्टेट। सिमिलरली सो हमने क्या देखा, म्यूचुअलिज्म इज पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। कॉम्पिटिशन इज नेगेटिव नेगेटिव, दोनों को लॉस हो रहा है। इससे आपको याद रहेगा बिकॉज ऑफ दीज साइंस। Commensalism is one is positive, one is neutral, and amensalism is one is negative and one is zero. And the last one is what? It is negative and positive. और वो किसके अंदर होता है, पैरासिटिज्म में, जिसके अंदर वी विल सी कि एक तो एक को बेनिफिट हो रहा है और जो होस्ट है, होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सो वन इज इन पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। बट फंजाई में व्हाट वी सी, फंजाई के अंदर वी सी
सिम्बायोसिस। ओके, सो नाउ अब हम फंजाई के अंदर आप डिफरेंट पार्ट्स जो मैंने डिस्कस किए थे, तीन चीजें मेजरली इंपॉर्टेंट थी, थैलिस, माइसीलियम एंड हाइफी। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड, आपको टर्म्स हैं कुछ, ये टर्म्स सीधे पूछते हैं और इधर इन टर्म्स में आपको एग्जाम्पल पूछेंगे, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन जो है ये जीआरएफ में ऑलरेडी आया हुआ है कि यूकार्पिक थैलिस, उन्होंने ये दिया हुआ था जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लिखी हुई थी और आपको बताना था कि ये यूकार्पिक है, होलोकार्पिक है, बोथ ऑफ इट या क्या। ओके, सो इसमें क्या है, सबसे पहले इस, अब मैंने क्या बताया, हमेशा जब कंफ्यूजन हो रहा है वर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करो। सो इट इज यूकार्पिक। यू मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है, और कार्पिक मतलब फ्रूटिंग बॉडी, और यू हमेशा यूकैरियोटिक जैसे था, प्रोकैरियोटिक मतलब जो लेस एडवांस्ड है, यूकैरियोटिक मतलब जो मोर एडवांस्ड है। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यूकार्पिक, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा जो कि ज्यादा एडवांस्ड होगा। तो यूकार्पिक क्या हो गया, यूकार्पिक थैलिस हो गया, जो पूरी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है वेजिटेटिव पार्ट में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में। क्लियर, दो तरह से जो भी थैलिस है जो हम पढ़ रहे हैं, वो जो फंजाई का थैलिस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड अदर वन इज वेजिटेटिव पार्ट। सो ये क्वेश्चन आया हुआ था दैट इफ द थैलिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट, तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द यूकार्पिक थैलिस। और अब हमें क्योंकि पैथोलॉजी है तो हमें क्या याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स। सो द एग्जाम्पल इज पाइथियम एफेंड्रीमेंटम, ये एग्जाम्पल आपको याद करना है यूकैरियोटिक थैलिस का। जो एग्जाम्पल्स और भी होंगे, पर मैं जो एग्जाम्पल मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड किए हैं वो एग्जाम्पल्स हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आपको ये एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए, राइट। देन वन इज होलोकार्पिक। अब देखो होलो मतलब क्या होता है, होलो मतलब कंप्लीट। ये जो वर्ड्स हैं ये आप याद रखोगे ना तो आपको होलो वर्ड कई जगह आएगा, यू वर्ड कई जगह यू नो। इफ यू नो कि हाँ समथिंग इज होलो वर्ड आया है तो आपको ऑलरेडी इंट्यूशन लग जाएगा कि विच ऑफ द आंसर्स विल बी राइट। सो ये हुआ होलोकार्पिक थैलिस, मतलब होलो मतलब कंप्लीट हो रहा है, सो क्या होगा, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो अलग अलग नहीं होंगे। पहले ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज एक वेजिटेटिव ग्रोथ हुई और जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इनटू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। समझ गए। सो दीज आर द टू टर्म्स, वन इज यूकैरियोटिक थैलिस और दूसरी क्या है, होलोकार्पिक थैलिस। होलोकार्पिक थैलिस, अब ये क्योंकि लेस एडवांस्ड है, अब अपने दिमाग में पिक्चर बनाते रहो कि ईस्ट जो हमने पढ़ा था वो यूनिसेलुलर आता है, जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएगा, मल्टी सेलुलर की तरफ जाएगा, मोर एडवांस की तरफ जाएगा। और यूकार्पिक क्या है, मोर एडवांस्ड है, होलोकार्पिक लेस एडवांस्ड है। तो लेस एडवांस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दैट इज ईस्ट। इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन मतलब इंट्यूशन ऑलरेडी लग जाएगा और याद करना बहुत इजी हो जाएगा। सो होलोकार्पिक का एग्जाम्पल क्या हुआ, ईस्ट, और दैट इज ईस्ट का एक एग्जाम्पल सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, अब अगर और टर्म्स आती हैं, ये दो तो थैलिस से हमने रिलेटेड जो मेजर आती है एग्जाम्स में वो है। इन केस अगर कुछ और टर्म आए तो थैलिस क्या हो सकता है, प्लाज्मोडियम एक वर्ड आता है, राइट। तो प्लाज्मोडियम में क्या है, प्लाज्मोडियम वर्ड का एक एग्जाम्पल हमने ये देखा था, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकाई, ये जो ब्रेसिकेसी है उनके अंदर डिजीज कॉज करता है। इसका क्या है, ये जो टर्म है इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, इफ समवन आस्क क्वेश्चन में कि नेकेड एंड मल्टी न्यूक्लियड मास मूविंग इन एमोबॉइड फैशन, इसका मतलब कि इसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं है इस थैलिस की, और ये जो थैलिस है लेस एडवांस्ड है, सिर्फ एक कैसे हमने पढ़ा था ना, जैसे एमीबा जो मोशन है उसका मोशन, तो उस मोशन से रिलेटेड जो कोई भी इरेगुलर शेप है, कोई एक सर्टेन शेप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम थैलिस, और उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देन अगर वो वर्ड आ जाए कि यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल, यूनिसेलुलर दैट इज सिंगल सेल, तो उसके अंदर आपको क्या आ जाएगा, दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, सिनकाइट्रियम और काइट्रिडिस। देन मल्टी सेलुलर फिलामेंटस या ट्रू फंजाई, जो भी आगे एडवांस्ड है वो सब जो है मैंने बताया, यूनिसेलुलर से नेक्स्ट क्या आएगा, मल्टी सेलुलर, तो फिर वो सारे तो एडवांस्ड है और उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उन्हीं को हम ट्रू फंजाई बोलेंगे।
अब ये देखो इस डायग्राम से आपको जो मैंने इमेजिन करवाने की कोशिश की है, नाउ सी ये क्या है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया माइसीलियम, राइट। अब इस माइसीलियम का जो इंडिविजुअल पार्ट है, ये जो फिलामेंट्स दिख रहे हैं, दैट इज हाइफी। ओके, ये देखो अब जो फिलामेंट्स हैं, इंडिविजुअल फिलामेंट, इसके अंदर सेप्टा हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन बी विदाउट सेप्टा। ओके, जैसे ये देखो यहाँ पे आपको ये सेप्टा दिख रहा है, ये वाले, तो दिस इज विद सेप्टा। और यहाँ पे आपको कोई भी सेप्टा नहीं दिख रहा है, तो दीज आर द विदाउट सेप्टा। और ईस्ट लाइक भी स्ट्रक्चर हो सकती है अगर हम, ये देखो ब्लास्टोस्पोर, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी कि ये माइसीलियम स्यूडो माइसीलियम क्यों कह रहे हैं, बट दीज आर द बेसिक, आपको एक इमेजिन करवाने के लिए कि हाँ ऐसे जो है थैलस या फंजाई में पार्ट होता है। अब ये देखो यहाँ तो थोड़ा सा और क्लियर आएगा। ये देखो एक स्पोर है फंगस का, सपोज असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी है, उससे एक स्पोर आया, उससे क्या उसका जर्मिनेशन हुआ और उससे क्या बनेगा, माइसीलियम। ये पूरा जो नेटवर्क है उसको हमने माइसीलियम कह दिया, और ये जो इंडिविजुअल इसमें स्ट्रैंड है, जो फिलामेंट है, उसको हमने हाइफी कह दिया। अब ये हाइफी आगे जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगी उसके अंदर मैं बताऊंगी कि कैसे स्ट्रक्चर्स बना के न्यूट्रिशन लेती है। सी हियर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इसने सेप्टा को हाईलाइट किया हुआ है, और इसके अंदर क्या है, ईच सेप्टा जो क्लासिफाई कर रहे हैं उनको सेगमेंट्स में, उनके बीच में क्या है, न्यूक्लियस। सो इट इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफी और असेप्टेट हाइफी। ठीक है, अब हाइफी पे आते हैं अपन। हाइफी की डेफिनेशन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बट अगर एक कंप्लीट डेफिनेशन कोई बोले तो दैट इज, इट इज अ ट्यूबुलर ट्रांसपेरेंट फिलामेंट यूजुअली ब्रांच्ड, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, राइट। यहाँ पे देखो हाइफी कैसे अलग अलग ब्रांचेस हो रही है। सो इट इज यूजुअली ब्रांच्ड, कंपोज्ड ऑफ एक आउटर सेल वॉल होगी, और उसके अंदर क्या होगी, एक ल्यूमेन या जिसे हम कैविटी कहते हैं वो होगा, प्लस इट विल बी फिल्ड विद द प्रोटोप्लाज्म। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ हाइफी है। अब हाइफी के अंदर देखो मैंने आपको बताया कि ये दो तरह से हो सकता है, इट कैन बी, राइट। वन इज सेप्टेट हाइफी एंड द अदर वन इज असेप्टेट हाइफी। अब अगेन देखो इसको आपको याद कैसे करना है, वर्ड्स पे जाओ। सेप्टा मतलब क्या होता है, सेप्टा मतलब किसी को भी कट करने के लिए बीच में एक जगह, सपोज दिस इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको बीच में मैंने एक वॉल बना दी, तो दिस इज कॉल्ड ए सेप्टा। ये सेप्टा वर्ड एक इंग्लिश वर्ड है, इट इज इररेलेवेंट कि हम फंजाई में बात कर रहे हैं या बैक्टीरिया में बात कर रहे हैं, किसी में भी बात करो, अगर सेप्टा वर्ड आता है दैट इज वो डिवाइड कर रहा है किसी कंप्लीट कंपार्टमेंट को इनटू टू सेक्शंस, टू और मोर सेक्शंस, राइट। So hyphae are divided into compartments by cross walls called as septa. तो ये हो जाएगी सेप्टेट हाइफी। दो तरह की हाइफी हो गई, वन इज सेप्टेट हाइफी और द अदर वन इज असेप्टेट हाइफी। असेप्टेट हाइफी में क्या हो जाएगा, इनको हम कहते हैं सीनोसिटिक। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2018 के जेआरएफ के अंदर, दैट व्हाट ऑप्शन में आया हुआ था, दैट अ हाइफी विदाउट क्रॉस वॉल, और द आंसर विल बी सीनोसिटिक। ये वर्ड आपको याद रखना है कि असेप्टिक हाइफी को हम क्या कह रहे हैं, सीनोसिटिक और विदाउट क्रॉस वॉल। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी, दिस विल बी प्रेजेंट इन oomacetes एज वेल एज zygomacetes। ओके, नाउ अब ये देखो हमारे पास दो तरह की हमने हाइफी सिंपली समझ लिए, सेप्टेट एंड असेप्टेट। सेप्टेट जिसमें सेप्टा है, असेप्टेट जिसमें सेप्टा नहीं है। अब ये क्या है, जो प्राइमरी सेप्ट, जो हम अगर सेप्टा है तो सेप्टा को हमने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है, एक तो है प्राइमरी सेप्टा और एक है सेकेंडरी सेप्टा। सेकेंडरी सेप्टा को और क्या कह सकते हैं, एडवेंटिशियस सेप्टा। प्राइमरी सेप्टा क्या है, इसके अंदर पोज होंगे, जैसे सपोज ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके क्लियरली एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज दिस इज अ सेल हमने देखा, और यहाँ पे हमने, या चलो एक हम हाइफी से ही बात करते हैं, ये हाइफी है और यहाँ पे मैंने ये सेप्टा बनाया, राइट। अब ये सेप्टा जो बना है इसके बीच में यहाँ पे क्या है, एक पोर बना हुआ है बीच में, ये जो सर्कुलर एक पोर बना हुआ होगा, तो दैट इज, अब ये पोर क्यों होता है, पोर इज फॉर जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच में जो फ्लो होगा उस कनेक्शंस को मेंटेन करने के लिए बीच में एक पोर होता है। तो दैट पोर अगर उस
सेप्टा के अंदर पोर है तो हम उसको क्या कह देंगे, प्राइमरी सेप्टा, सिंपल। ठीक है, अगर प्राइमरी सेप्टा है तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो उसके अंदर पोर है और ये किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर डिवीजन से। ऑफ कोर्स जब डिवीजन होगा तभी तो हमें सेप्टास बनेंगे, अगर डिवीजन ही नहीं है तो क्या होगा, सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज द एडवेंटिशियस और सेकेंडरी सेप्टा। अब देखो ये क्या है, ये याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट देन द प्राइमरी सेप्टा। क्या है इसका मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी, पर एक बार डेफिनेशन बहुत जरूरी है। एडवेंटिशियस या सेकेंडरी सेप्टा क्या है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, याद रखो असेप्टेट। अब ये कंफ्यूजन हुआ ना किसी को कि असेप्टेट मतलब वहां तो सेप्टा है ही नहीं, तो फिर जब सेप्टा ही नहीं है तो हम एक अलग से सेप्टा की बात क्यों कर रहे हैं। ये जो सेप्टा होगा इसका क्या होगा, सपोज ये हमने एक हाइफी बनाई, राइट। अब यहाँ पर बीच में सेप्टा नहीं है, बल्कि कहाँ पर सेप्टा है, यहाँ पर सपोज एक स्ट्रक्चर बन रहा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सपोज कोई स्पोर बन रहा है, तो ये यहाँ पे उसको डिवाइड करने के लिए जो सेप्टा आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस और सेकेंडरी सेप्टा। अब आपको समझ आएगा, इवन इन द असेप्टेट हाइफी septa are formed to cut off the old empty portions of the hyphae in the hinder regions or to delimit the sex organs। दो काम हो गए इसके, एक चीज मैंने बता दी दैट ये क्या होगा, सपोज दिस इज द स्पोर, तो स्पोर को अलग करने के लिए जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज, इसका फंक्शन हो जाएगा टू डीलिमिट दैट, डीलिमिट मतलब कि उसको एक रेस्ट्रिक्ट करना, तो दिस इज कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस सेप्टा, राइट। और इसका दूसरा काम क्या होगा, सपोज अगर हम दिस पोर्शन ऑफ, ये पोर्शन ऑफ हम हाइफी का ले लें कि ये जो है अब ओल्ड दैट इज हैड टू बी कट ऑफ, मतलब इसके अंदर हमें रीजनरेशन के लिए जो एम्प्टी पोर्शन है उसको हमें कट ऑफ करना है, तो कट ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा, इट हैज टू क्रिएट अ सेप्टा ताकि ये पोर्शन कट ऑफ हो जाए। सो दिस सेप्टा इज कॉल्ड एज द एडवेंटिशियस सेप्टा। ओके एवरीवन, क्लियर इन दोनों में डिफरेंस। नाउ द एक और टर्म है, ये टर्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। सेप्टेट हाइफे आपको क्लियर होना चाहिए, असेप्टेट हाइफे आपको क्लियर होना चाहिए, प्राइमरी सेप्टा क्या है, एडवेंटिशियस सेप्टा क्या है। ओके अब सिंपल, अगर वो बोले सिंपल सेप्टा क्या है, ये इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल अगर कभी हो तो सिंपल सेप्टा मतलब एक सिंपल एक प्लेट की तरह है, उसके अंदर पोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, राइट। और अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सेप्टा के बारे में बात करें, मैं इसका डायग्राम बताऊंगी, तो ये किसके अंदर आता है, डॉलीपोर सेप्टा इन बेसिडियोस्पोर। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, मतलब आपको हर बार किसी ना किसी, इधर इन प्लांट साइंस, बीएचयू के एग्जाम और स्टेट एंट्रेंस, इन सब में आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। डॉलीपोर सेप्टा किसके अंदर है, बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज की स्पेशलिटी क्या है, डॉलीपोर सेप्टा। डॉलीपोर सेप्टा को और क्या कहते हैं, इट इज कॉम्प्लेक्स सेप्टा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। नाउ अब हमें अगर अगर हमें याद करना है, एक ट्रिक है, AACC, कैसे, ए से क्या हो गया, ए से हमारे पास हो गया एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस सेप्टा किसके अंदर प्रेजेंट है, असेप्टेट हाइफी में, राइट। अब हमने ये देखा था पीछे, मैंने आपको यहाँ बताया असेप्टेट हाइफी किससे रिलेटेड है, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक वर्ड का मतलब क्या हो गया, ये इसको हम बोल देंगे पूरा एक कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो ये आपको चारों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन जब भी आएगा आपको हमेशा ये AACC याद रखो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सिनोसिटिक कहाँ जा रहा है, असेप्टेट क्या हो रहा है, ये चारों चीजें एक ही चीज से रिलेटेड है। ओके सो अब मैं आपको डायग्राम से और इजीली समझाती हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखो, सबसे पहले सेप्टेट हाइफी, ये रहा हमारे पास पूरा एक फंजाई, अगर हम देखें तो इसके अंदर हाइफी है, ये पूरा माइसीलियम हुआ। अब ये देखो इसके बीच में ये मैंने बताया जो डिवीजन कर रहा है वो क्या हो गया, सेप्टेट। समझ आ गया। अब देखो सेप्टेट हाइफी के अंदर यहाँ पे आपको एक पोर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो पोर से रिलेटेड क्या हो गए, ये हो गए प्राइमरी सेप्टा। क्लियर, ये हो गया सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी में अगर पोर प्रेजेंट है जिससे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन पॉसिबल होता है तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेप्टा। अब हम किस पे आएंगे, सिनोसिटिक सेप्टा।
सिनोसिटिक सेप्टा का मतलब किसके अंदर था, असेप्टेट में। तो देखो क्या कोई भी सेप्टा आपको दिख रहा है, देयर इज नो सेप्टा हियर, सो दैट इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक सेप्टा। और क्या क्वेश्चन आपको याद रखना है, सिनोसिटिक सेप्टा में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज होगी। वाई मल्टी न्यूक्लिएट, देखो अब इसके अंदर तो जो सॉरी जो न्यूक्लियस है वो सेप्टा से डिवाइड हो गए। यू कैन सी यहाँ पे देखो, यहाँ एक न्यूक्लियस आ गया, यहाँ एक न्यूक्लियस आ गया, यहाँ एक न्यूक्लियस आ गया, और ये सेप्टा से डिवाइड हो गए। बट हियर क्या सेप्टा से न्यूक्लियस डिवाइड हो पा रहे हैं, इसीलिए इट इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर डिविजन्स, और इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, मल्टी न्यूक्लियट स्टेज, असेप्टिक हाइफी और सिनोसिटिक हाइफी। ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। ये सिमिलर स्ट्रक्चर है फॉर मोर क्लियरेंस। ये देखो यहाँ पे आपको पोर जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज द सेप्टल पोर। और अब जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स सेप्टा जो बेसिडोस्पोर्स में होता है, दिस इज व्हाट डोलीपोर सेप्टा, जिससे हम क्या कहते हैं, ये देखो डोलीपोर सेप्टा। अब इसमें आप इफ यू हैव पेन एंड पेपर तो नोट डाउन करना शुरू करो। हम याद रखना है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वन, ठीक है। सेकंड डोलीपोर सेप्टा, कॉम्प्लेक्स सेप्टा का एग्जांपल इज डोलीपोर सेप्टा। Ma'am, you are not audible. हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, तो वील स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे डॉलीपोर सेप्टा और पेरेंथोजोम जो आया, और ये दिस इज बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि प्राइमरी सेप्टा तो नॉर्मल है, इसके अंदर एक स्वेलिंग आ गई, और ये स्वेलिंग कैसे है, बैरल शेप्ड स्वेलिंग होती है। तो हमारे पास क्या टर्म्स आ गए, कैन एनीवन टेल मी क्या क्या लिखे हमने टर्म्स।
मैम रिपीट कर दीजिए, उस टाइम आपकी कॉम्प्लेक्स आवाज सेप्टा नहीं आ से रही। रिलेटेड क्या क्या टर्म्स लिखे हमने? आई विल रिपीट। कॉम्प्लेक्स सेप्टा, फिर ये बेसिडोमाइसिटीज के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होगी, एक स्वेलिंग हो जाएगी। जो ओपनिंग है वो एक स्वेलिंग के फॉर्म में है, जिसको हम बैरल शेप्ड स्वेलिंग कहेंगे। और ये इसकी जो आउटर जो कवरिंग है, जो आउटर वॉल जो बनी हुई है, उसको हम पेरेंथोसोम कह रहे हैं। ओके, नाउ सी, कोई प्रॉब्लम किसी को बीच में क्लास में? मैम पेरेंथोसोम फिर कुछ से बताओगे? समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम? मैम हेलो, पेरेंथोसोम फिर से। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताती हूँ एक बार और। हाँ, सो ये जो हमें याद करना था रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स सेप्टा। तो कॉम्प्लेक्स सेप्टा के अंदर फर्स्ट टर्म जो हमें याद रखनी है, यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेप्टा 1, डॉलीपोर सेप्टा 2। इसका मतलब, इसको हम क्या एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स सेप्टा का? डॉलीपोर सेप्टा। और ये किस के अंदर प्रेजेंट है? ये बेसिडोमाइंदर क्या होता है, ये अलग क्यों है प्राइमरी से? बैरल शेप्ड स्वेलिंग, जो कि हम कह देंगे कि इसकी बैरल शेप ओपनिंग होती है, बैरल ड्रम टाइप इसकी। ये देखो सर्कुलर ओपनिंग्स है ना, तो ये ओपनिंग्स हो जाएंगी, और इसका जो आउटर कवरिंग या आउटर वॉल है, उसको हम पेरेंथोसोम कहते हैं। तो ये चीजें आपको ये याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर देखो इनमें से कुछ भी एक आया तो आपको याद रहना चाहिए, अच्छा इससे रिलेटेड ये है। अगर सीधे सपोज डोलीपोर सेप्टम नहीं आए और क्वेश्चन में वो डिफाइन कर दे कि एक सेप्टा है दैट हैज पेरेंथोसोम और स्वेलिंग है, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सी फंजाई के अंदर प्रेजेंट है, तो आपने क्या याद किया? हमें तो याद है कि डॉलीपोर सेप्टा बेसिडियोमाइसिटीज में है। पर इफ वी डू नॉट नो कि डॉलीपोर सेप्टम के अंदर है क्या, तो आपको तब वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि डॉलीपोर सेप्टम के अंदर क्या है। ओके, अब एक सिंपल सा हमने क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया कि ये जो थैलिस है, वो थैलिस के पार्ट्स हमने देख लिए अभी तक। ओके, उसके बाद हम हाइफी पे आए। हाइफी सिंपल हमने देख लिया, असेप्टेट है या सेप्टेट है, प्राइमरी है या कॉम्प्लेक्स है। ओके, इजी, ये 4 टर्म्स हमारे पास क्लियरली आ गई। अब देखो एक फंगस है, जो फंगस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पे भी ये जो मैं टर्म्स आपको बता रही हूँ, इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बना के सिर्फ वही टर्म्स को इंक्लूड किया है, जिससे आपका पूरा एक फंगस का पूरा पोर्शन कवर हो जाए। यहाँ पे क्या 2 टर्म्स है, एक्टोफाइटिक फंगस और एंडोफाइटिक फंगस। एक्टो, अब देखो वर्ड पे आओ। एक्टो मतलब आपको क्या लग रहा है, कुछ बाहर हो रहा है, ठीक है। और एंडो मतलब समथिंग इज इनसाइड। ओके, तो ये चीज से आप इमेजिन करना शुरू करो। अब एक्टोफाइटिक फंगस के अंदर क्या हो जाएगा, जो हॉस्ट्रिया है, मैं आपको बताऊंगी कि हॉस्ट्रिया कैसे बनते हैं। हॉस्ट्रिया से सीधे आपको ये टर्म याद रखनी कि न्यूट्रिशन लेने के लिए। ओके, फंगस है तो फंगस क्या करेगी, प्लांट सेल से न्यूट्रिशन लेगी, मेन उसका फोकस वही है। तो न्यूट्रिशन लेने के लिए उसके पास क्या होगा, एक पार्ट कुछ चाहिए उसको न्यूट्रिशन लेने के लिए, राइट। तो वो पार्ट क्या होता है, उस पार्ट को हम हॉस्ट्रिया बोल देते हैं। तो अब आपको ये हॉस्ट्रिया के बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करने की ट्राई की है। एक्टोफाइटिक माइसीलियम के अंदर क्या है, जो हॉस्ट्रिया है वो प्रोड्यूस्ड इन द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल, अब ये देखो एक्टो मतलब हमें क्या इमेजिन हो रहा था कि कुछ बाहर है, और एपिडर्मल सेल आपको पता है कौन से होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयरिंग। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपका, अगर आप इन वर्ड्स पे जाओगे सीधे। सो एक्टोफाइटिक माइसीलियम क्या हो गया, these are called, अगर हॉस्ट्रिया is produced in the epidermal cells, तो वो हो जाएगा एक्टोफाइटिक माइसीलियम, ठीक है। और जो सेकंड जो हम बात कर रहे हैं एंडोफाइटिक माइसीलियम, अगर हम एंडोफाइटिक माइसीलियम के बारे में बात करें तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंडो मतलब वो इनसाइड, इट इज गोइंग इनसाइड, मतलब एपिडर्मल
सेल पे ना रह के वो और अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। हॉस्ट्रिया जो है, हॉस्ट्रिया न्यूट्रिशन लेने के लिए इट विल पेनिट्रेट इन द होस्ट सेल। अब वो पेनिट्रेशन कैसा है, तो ये चीजें याद रखो। अगर तो पेनिट्रेशन देख, सी इफ इंटरसेलुलर हाइफी ये जो प्रोड्यूस करेंगे इट विल पेनिट्रेट द जो माइसीलियम है उसके अंदर वो पेनिट्रेट कर देगा इंटरसेलुलर के अंदर, ठीक है। बट अगर हम इंट्रासेलुलर के बारे में बात करें तो इंट्रासेलुलर के अंदर क्या होगा, जो हॉस्ट्रिया है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, इंटर मतलब दो सेल्स के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो दो सेल्स के बीच में लेने के लिए उसको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, हॉस्ट्रिया प्रोड्यूस करेंगे। हॉस्ट्रिया क्या करेंगे, जो सेल होस्ट सेल है उसके अंदर पेनिट्रेट करेंगे और फूड लेंगे, सिंपल, ये हॉस्ट्रिया का काम है, ठीक है। लेकिन अगर अपन इंट्रासेलुलर हाइफी के बारे में बात करें तो जो इंट्रासेलुलर हाइफी होते हैं वो क्या होते हैं, दे विल नॉट पेनिट्रेट, ओके। इंट्रासेलुलर के अंदर जो हॉस्ट्रिया है वो प्रेजेंट नहीं होते। सो नाउ अब ये देखो, अब हमारे पास जो मेन आता है कि क्या है, वो एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं। तो अगर हम एक्टोफाइटिक फंगस, तो हमें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, थैलिस जो हमने देख लिया, एक्टो मतलब बाहर, तो देखो इसका एक और डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, थैलिस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट। अब आपको ये चीजें ब्रॉडली याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक्टो वर्ड से पता चल गया बाहर है तो सरफेस ऑफ होस्ट पे है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल इज ईडीएम, जो कि एक पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है, ये फंजाई। तो आपको ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, देखो कितने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं बार बार। वो एग्जाम्पल जब आप ये पीपीटी आप लो तो वो एग्जाम्पल अलग से कॉपी पे वो एग्जाम्पल्स लिखना शुरू कर दो। ईडीएम हम लिखेंगे फर्स्ट, एक्टोफाइटिक फंगस, एग्जाम्पल ईडीएम पाउडरी मिल्ड्यू। सेकंड, एंडोफाइटिक फंगस, एंडोफाइटिक के अंदर एग्जाम्पल अगर इंटरसेलुलर है तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पक्सीनिया, ओके। और अगर इंट्रासेलुलर है तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यूस्टिलिगो। पक्सीनिया जो रस्ट कॉज कर रहा है, यूस्टिलिगो जो हमें स्मट कॉज करती है। तो अगर एग्जाम्पल आ जाए कि जो रस्ट है, सपोज रस्ट कौन सी रस्ट का पक्सीनिया वो कौन सी फंगस है, तो दैट इज एंडोफाइटिक फंगस। और अगर स्मट कॉजिंग आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इंट्रासेलुलर एंडोफाइटिक फंगस, ओके। अब ये एक वेस्कुलर, अगर वेस्कुलर टिश्यूज का यूज आए तो क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम। ये चारों एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है, सपोज एग्जाम में आया हुआ है कि बेसिडोमाइसिटीज जो है वो एंडो है या फिर एक्सो है, तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कि बेसिडोमाइसिटीज जो है वो एंडो है, ओके। और एक क्वेश्चन और है, अब ये देखो पाउडरी मिल्ड्यू जो हमने देखा लेवियुला, अब क्या होता है, अब ये देखो यहाँ पे देखो पाउडरी मिल्ड्यू का अपन ने एग्जाम्पल देखा, तो पाउडरी मिल्ड्यू क्या था, इट वाज एक्टोफाइटिक फंगस, है ना। पर क्वेश्चन एग्जाम में क्या हुआ है, क्वेश्चन जो भी एग्जाम बनाएंगे ना वो इस तरह से बनाते हैं कि वो एक्सेप्शंस को लेके चलते हैं। अब हमें नॉर्मल हमें क्या याद होगा कि पाउडरी मिल्ड्यू है तो वो एक्टोफाइटिक फंगस है, पर यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि ऐसा पाउडरी मिल्ड्यू जो एंडोफाइटिक है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, लेवियुला। ये एग्जाम में आया हुआ है। सो ये जो स्लाइड है इस चार, इसमें आपको पांचों ये छह जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल याद रखने, क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करते रहो साथ साथ में, जब भी आप स्लाइड से देखोगे, ओके। तो इससे आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन हमेशा माइंड में स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, अब हम देखते हैं फंगल टिश्यू, सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहे हम। फंगल टिश्यू है उसको अपन क्या टर्म दे रहे हैं, प्लैक्टेन काइमा। ये टर्म आपको, ये जो टर्म्स है ना ये पहले आपको एक बार पढ़ोगे आपको नई नहीं लगेंगी, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, पर देन आप इन टर्म्स की, एक तो सबसे पहले ट्रिक क्या है, वर्ड्स पे जाना है, देन उसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, और थर्ड आपको उनका एक एक एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो एग्जाम्पल आपको याद करना है, ओके। नाउ प्लेक्टन काइमा क्या है, प्लेक्टन काइमा इट इज नेटवर्क ऑफ क्लोजली और लूजली अरेंज्ड इंटरवूवन नेटवर्क्स ऑफ हाइफी। सिंपल, अब देखो हाइफी हमने क्या देखे कि ये देखो, सपोज दिस इज, हम ऐसे बोले कि ऐसे एक लॉन्गर स्ट्रैंड्स है, सपोज ये ऐसे स्ट्रैंड है, ये एक हाइफी, आई विल टेक दिस वन, हाँ देखो ये एक हाइफी हो गया, राइट, ये एक हाइफी हो गया। इंटरवूवन मतलब इंटरमिंगल, अब यहाँ पे एक और हाइफी आ गया, यहाँ पे एक और हाइफी आ गया,
तो ये अब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरे ने एक टिश्यू बना लिया, ये एक तरह से क्या हो गया, इंटरवूवन, एक दूसरे में गुथा हुआ है। तो क्या हो गया, इसको पूरे को, इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे प्लेक्टन काइमा। ये हो गया हमारा फंगल टिश्यू, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में आपको किस टर्म पे फोकस करना है, प्लेक्टन काइमा टर्म पे। अब ये जो है वो दो पार्ट में हो गया, एक तो हो गया प्रोसन काइमा और एक हो गया स्यूडो पैरेन्काइमा। प्रोसेनकाइमा इसी के टाइप्स हैं ये, ठीक है। जो प्लेक्टेनकाइमा टिश्यू है उसी के दो टाइप्स हैं, एक तो हो गया प्रोसेनकाइमा और दूसरा है स्यूडोपेरेन्काइमा। अगर हम प्रोसेनकाइमा के बारे में बात करें, सिंपल आपको याद रखना है, ये लूज वूवन है। मतलब सपोज अगर ये देखो यहाँ पे अपन देख लिया, ऐसे स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे में, वूवन है और लूजली अरेंज्ड है, एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये हो गया लूजली अरेंज्ड। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, एक दूसरा पॉइंट है, हाइफी रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है कि हाइफी कहाँ पे गए, पर इस डायग्राम में आपको इंडिविजुअल हाइफी बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं, इसलिए इट इज सेइंग दैट हाइफी रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी। मतलब आपको व्हेन यू सी दिस प्रोसेनकाइमा यू कैन डिटेक्ट ईच हाइफी, ओके। और इसका एग्जाम्पल, अगेन आप एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ सकते, ट्रॉमा इन एग्रीकस, ये एग्जाम्पल है प्रोसेनकाइमा का। अब व्हेन वी टॉक अबाउट स्यूडो पैरेन्काइमा, स्यूडो मतलब क्या हुआ, फॉल्स, अगेन दैट इज नॉट ट्रू। तो स्यूडो पैरेन्काइमा इसमें क्या, कंप्लीटली वूवन टिश्यू। अब यहाँ पे देखो पूरा एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे टाइट हो रखा है और इट लूज देयर इंडिविजुअलिटी। यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, वेयर इज इंडिविजुअल हाइफी, ये जो हाइफी की जो हमें स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही ना, सो दिस इज कॉल्ड एज द स्यूडो पैरेन्काइमा। और इसमें एग्जाम्पल क्या याद रखना है, स्क्लेरोशियम एंड राइजोमॉर्फ ऑफ आर्मिलेरिया। ये स्क्लेरोशियम और राइजोमॉर्फ के बारे में मैं बताऊंगी कि ये क्या है, पर इसका एग्जाम्पल, फंगस कौन सी है, आर्मिलेरिया फंगस, और इसमें फंगस कौन सी है, एग्रिकस, ओके। अब देखो, अब हम इसके बारे में माइक पढ़ ऑफ रहे हैं करवा दीजिए माइसीलियम। श्रेया का, अभी माइक तक ऑफ सबसे करवा पहले दीजिए। मैंने आपको क्या बताया, हेलो। हमने शुरू किया था थैलेस से। थैलेस के हमने देखा सिंपल डेफिनेशंस, जो जो थैलेस की जो भी हमने बॉडी है वो कैसे, भले प्लाज्मोडियम बन रहा है, ट्रू बन रहा है, फॉल्स है, होलोकार्पिक है, यूकार्पिक है, ये हमने थोड़ा सा हमने डिस्कस किया थैलेस के बारे में। अब उसके बाद मैंने आपको तीन चीजें बताई थी पूरी फंगस में जो इम्पोर्टेंट, थैलेस, हाइफी और माइसीलियम, इन तीनों के अराउंड ही पूरा फंगस रिवॉल्व हो रहा है। हमने थैलस कवर कर लिया, राइट, हाइफी कवर कर लिया हमने, सेप्टेट असेप्टेट सारा। अब हम आ रहे हैं माइसीलियम पर। जो हाइफी है वो नेटवर्क बना के क्या बना रहा है, एक पूरी बॉडी बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माइसीलियम, ठीक है। अब ये माइसीलियम, इसकी जो टर्म्स है बहुत इजी है, ये आई डोंट थिंक वैसे इतना इजी पूछेंगे क्योंकि अब एडवांस हो गया है एग्जाम का, बट स्टिल कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो इजी भी होते हैं। कुछ मतलब अगर 10 क्वेश्चंस दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस विल बी वेरी बेसिक, सो फॉर दोज आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। मोनो मतलब, अगेन हमेशा हम पहले टर्म्स पे जाएंगे, मोनो मतलब सिंगल, और कैरियोटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस, ओके। जैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक था तो वैसे ये मोनोकैरियोटिक हो गया। नाउ mycelium contains single nucleus that usually forms a part of haplophase in life cycle of फंजाई। ये हैप्लोफेज और डिप्लोफेज ये मैं आपको बताऊंगी डिटेल में जब हम लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई पढ़ेंगे, पर आपको यहाँ क्या चीज याद रखनी है कि मोनोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद क्या रखनी है, ये किस पार्ट में, पार्ट मतलब मोनोकैरियोटिक माइसीलियम हमें कहाँ विजिबल होगी, हैप्लोफेज ऑफ द लाइफ साइकिल। ये दो चीजें आपको मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में याद रखनी है। देन डाइकैरियोटिक, सिंपल, डाई मतलब दो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो इसका मतलब बाई न्यूक्लियट, इट विल कंटेन पेयर ऑफ न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई इसके अंदर होंगे। और ये किस स्टेज में होगा, ये डिप्लोफेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, ओके। सो डी से डी, ये डी आपको याद रहेगा, और एम से हैप्लोफेज, ये भी आपको अब याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे ट्रिक है, डी डाइकैरियोटिक डिप्लोफेज के अंदर होगी और इसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस, इजी। अब दो टर्म्स और है, होमोकैरियोटिक और हिट्रोकैरियोटिक। अगेन हम टर्म पे आते हैं, होमो मतलब सिमिलर, हिट्रो मतलब डिसिमिलर।
तो होमो का मतलब क्या हो गया, कैरियो न्यूक्लियस, मतलब सिमिलर न्यूक्लियस। सो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, माइसेलियम कंटेन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। ओके, जो भी न्यूक्लिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। ये भी हम पढ़ेंगे कि कैसे डिवीजन होके वो आइडेंटिकल बनते हैं। देन हेट्रोकैरियोटिक कैसे हो जाएगा, न्यूक्लियर कंटेन डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, सो ये चार टर्म्स बहुत इजी हैं, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक, होमोकैरियोटिक एंड हेट्रोकैरियोटिक। अब हम जो इसमें आज की क्लास में एक हम ये टॉपिक और लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइसीलियम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके मॉडिफिकेशंस हैं 6 तरह के। अगर ड्यूरिंग 12th अगर बायोलॉजी थी आपके पास तो आपको ऑलरेडी इनके बारे में बेसिक्स पता होंगे, बट इररिलेवेंट टू दैट ये एग्जाम्स में आएंगे ही, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सर्टेन क्वेश्चन इससे बनना इज सो श्योर। अब आपको मैं इसको याद करने का अच्छे से, जो मैंने जिस तरह से इनको याद किया था, सबसे पहले देखो फर्स्ट अपन देखते हैं राइजोमॉर्फ। ओके, अब मैंने हमेशा क्या बोला है, टर्म पे जाना है हमें। राइजो मतलब होता है रूट, मॉर्फ मतलब की शेप। तो सिंपल क्या हो गया, ऐसी जिसकी शेप क्या हो, रूट की तरह शेप हो। तो हमें ये याद रखना है, माइसीलियम का मॉडिफिकेशन आप समझे, जैसे माइसीलियम तो एक हमने बोल लिया कि जो हाइफी है, सपोज ये हमने हाइफी देखे, ठीक है, सपोज दिस इज, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ऐसे हाइफी बन गए। ओके, अब इन हाइफी में ये एक पर्टिकुलर माइसीलियम बन गया, एक टिश्यू बन गया इन पूरे का। अब ये क्या है, ये फंजाई का एक यहाँ पूरी पूरी फंजाई है, उसका एक सर्टेन पोर्शन, सर्टेन माइसीलियम क्या होगा, दिस विल गेट मॉडिफाइड। मॉडिफाई होने के कारण, वो मॉडिफाई क्यों हो रहा है, क्योंकि फंगस को डिफरेंट ऑर्गन्स चाहिए, ऑर्गन्स भी वर्ड यूज करना सही नहीं है, डिफरेंट पार्ट्स चाहिए जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब देखो फंगस है तो उसको क्या करना है, जब हम इमेजिन करेंगे माइंड में, तो फंगस को हमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन लेने के लिए उसको कुछ ऐसा पार्ट बनाना पड़ेगा। सपोज हम इन ह्यूमन हमारे पास माउथ है, हैंड है, इनके कोऑर्डिनेशन से वी ईट। तो फंगस के अंदर हमें कुछ ऐसा पार्ट चाहिए दैट विल मॉडिफाइड एंड गेट द न्यूट्रिशन, राइट। उसके बाद एक और चीज जो हम देखेंगे, माइसीलियम अगर हम देखें तो फंगस हमें पता है कभी डोमिनेंट स्टेज में होती है और कभी एक्टिव हो जाती है। तो कुछ ऐसा भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन होना चाहिए दैट इट इज रेजिस्टेंट, वो अपने आप को जो सर्वाइविंग कंडीशंस फेवरेबल नहीं है उसके अंदर भी खुद को सर्वाइव कर सके। ओके, सो दैट विल बी रेजिस्टेंट। सो इसको सोच के आप पढ़ना शुरू करो। सी फर्स्ट वन इज राइजोमॉर्फ, जो कि हो गया रेजिस्टेंट। फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम है वो राइजोमॉर्फ। इसमें आपको याद क्या करना है कि राइजो वर्ड मतलब इट विल बी अ शेप ऑफ रूट। ओके, रूट लाइक एग्रीगेशन। अब सेकंड चीज आपको मैंने बताई, सबसे ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इट इज सो, जिस मतलब एक स्टार्स बियॉन्ड स्टार्स अगर हम बोले तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि आर्मेलिया मेलेराई, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोस्टली ये मेरे खुद के जब मैंने दिया था एग्जाम उस ईयर में आया हुआ था कि राइजोमॉर्फ जो है मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम कौन सी फंगस में प्रेजेंट है। तो ये हो गया आर्मिलेरिया मेलेराई के अंदर, ये एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब राइजोमॉर्फ को हमने कह दिया क्योंकि इसकी जो टिप है वो रूट मतलब रूट से रिजेंबल करती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम है, डार्कली पिगमेंटेड है, दिस इज लाइक डेफिनेशन हमें पढ़ने की, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें इसके अंदर क्या याद करनी है, 3 चीजें। राइजोमॉर्फ हो गया, फंगस हो गई, और एक इम्पॉर्टेंट इसका पर्पस। जो भी मॉडिफिकेशन है, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मॉडिफिकेशन हुआ क्यों, वाई। तो उस वाई का आंसर क्या है, दिस राइजोमॉर्फ इज फॉर, मतलब ये इट इज रेजिस्टेंट, जो एडवर्स कंडीशन होंगी उसके अंदर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। डोरमेंट वर्ड यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इनएक्टिव स्टेज, जब फंगस इज नॉट इन द स्टेज ऑफ डिविडेशन, वो डिवाइड नहीं कर रही है, मल्टीप्लाई नहीं कर रही है, इट इज नॉट कॉजिंग एनी डिजीज जो डोमिनेटली ऑन द प्लांट्स, तो वो क्या किस स्टेज में, इट इज इन रेस्टिंग स्टेज और डोरमेंट स्टेज। तो ड्यूरिंग दैट स्टेज उसको दे आर वेरी एडवर्स कंडीशन,
हर फंगस अपनी एक फेवरेबल कंडीशन, भले टेम्परेचर हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, कोई भी, जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेगी. तो until unless it does not have the favorable condition to multiply, it has to survive in the adverse condition, और उसके लिए it modify itself to a resistant modification of mycelium that is called as the rhizomorph. Okay, नाउ सेकेंड वन इज एप्रिंसोरियम. अब ये देखो, इसके आगे ये जो टर्म्स है ना, ये आपको दिमाग में फटाफट याद आने चाहिए. कि सपोज अगर मैं राइजोमॉर्फ, तो मैंने आगे तभी ब्रैकेट में लिखा रेजिस्टेंट. आपको और कुछ याद रहे ना रहे, बट यू हैव टू नो कि इसका क्या रोल है रेजिस्टेंस में. अब एप्रिंसोरियम है ये, इसका मैंने आगे लिख दिया रिप्रोडक्शन. कैसे? एप्रिंसोरियम सिंपल क्या है, इट इज अ, जैसे एक हाइफल स्ट्रक्चर, ये हाइफा ही है, इसी का स्ट्रक्चर है. जैसे मैं आपको सीधे एक डायग्राम से बताती हूँ, आपको ज्यादा इजी. ये देखो, यहाँ पे ये एक इन्फेक्शन पैग बन रहा है. इन्फेक्शन पैग, पैग मतलब जो अपन जैसे ग्राउंडनट के पैग्स होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं, तो ये एक इन्फेक्शन पैग बना. इन्फेक्शन पैग से जो हॉस्ट्रियम मैंने जो आपको बताया था कि फूड और न्यूट्रिशन लेगा, सपोज ये प्लांट सेल हो गई, ठीक है. अभी प्लांट सेल में यहाँ पे ये फंजाई है जिसने सबसे पहले एक जर्म ट्यूब, ये फंगस है जिसने एक जर्म ट्यूब बनाया. जर्म ट्यूब एक इलोगेशन बन गई सपोज, उसने ये जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एप्रिंसोरियम. वो एक इन्फेक्शन पैग, मतलब ये जो प्लांट का, ये प्लांट का सपोज आउटर लीफ है, सपोज दिस लीफ है, ये आउटर, इसके अंदर दिस पेनिट्रेट्स. तो वो पेनिट्रेट बनाने के लिए वो क्या बनाता है, इन्फेक्शन पैग बना रहा है. और उससे आगे फिर हॉस्ट्रियम बन गया. ये देखो हॉस्ट्रियम, और फिर ये हॉस्ट्रियम का क्या फंक्शन है, ये जो प्लांट सेल है उससे इट विल अचीव द न्यूट्रिशन. समझ गए? सो यहाँ पे हमने, हमारे पास चार टर्म्स आई. फंगस है, फंगस फॉर्म्स अ जर्म ट्यूब, जर्म ट्यूब से मॉडिफिकेशन आया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एप्रिंसोरियम. एप्रिंसोरियम दिस फॉर्म्स इनटू एन इन्फेक्शन पैग, और वो बनाएगा हॉस्ट्रियम और जो कि लेगा न्यूट्रिशन. सो यहाँ पे देखो, इट इज अ प्रेसिंग ऑर्गन. प्रेसिंग ऑर्गन क्यों? क्योंकि उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा लीफ सरफेस पर, ताकि दैट इन्फेक्शन पैग पेनिट्रेट्स इनटू दैट लीफ. यहाँ पे देखो, इट फिर देन इन्फेक्शन पैग यूजुअली ग्रोज एंड एंटर द एपिडर्मल सेल ऑफ द होस्ट. ठीक है, सो ये हमें समझ आ गया कि एप्रिंसोरियम चीज क्या है. नाउ वी हैव टू नो कि इनके एग्जाम्पल क्या है. एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल रस्ट फंजाई, यूरिडिनेल्स, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल एरिसिफेल्स, पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई. ओके, ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि ये एप्रिंसोरियम मॉडिफिकेशन किसके अंदर है, रस्ट फंजाई के अंदर और पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई के अंदर. अब यहाँ पे क्या है, एक ये फंजाई का और एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम. अभी आपको ये अगर मतलब यू हैव पास्ड आउट योर यूजी, या आप जो भी जिस भी ईयर में है, आपको अगर आप इन टर्म्स से वेरीफाई हो दैट इज वेल एंड गुड, बट नहीं भी हो तो ये धीरे धीरे व्हेन वी प्रोसीड फर्दर तो आपको ये फंजाई स्ट्राइक अपने आप होने लग जाएगी कि इफ वन इज टॉकिंग अबाउट एरिसिफेल्स तो क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट पाउडरी मिल्ड्यू फंजाई. और यूरिडिनेल्स रस्ट अलग अलग तरह से कॉज कर रहा है, हमने पक्सीनिया, ये इनकी क्या है, ये क्लासेस हैं अलग अलग, जैसे क्लास जो हमने टेक्सोनॉमी पूरी पढ़ते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट यूरिडिनेल्स तो वो रस्ट फंजाई हो गई. ओके, एक थर्ड एग्जाम्पल जो आपको इसके अंदर याद रखना है, दैट एग्जाम्पल इज कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम. ये कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम जर्म ट्यूब्स फ्रॉम कोनिडिया, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट, जर्म ट्यूब बनी थी रिजल्टिंग हाइफी कॉन्टैक्ट. अब ये देखो इसमें क्या है, ये पर्पस किस पर्पस को सॉल्व कर रहा है उसके बेस पे है. हमने यहाँ तो देख लिया कि यूरिडिनेल्स और पाउडरी मिल्ड्यू में तो इनका मेन फंक्शन क्या था, क्योंकि ये पैरासिटिक है तो इसका मतलब क्या, इनको न्यूट्रिशन लेना है, तो ये उस पर्पस के लिए एप्रिंसोरियम बना रहा है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कोलेटोट्राइकम फेलिकेटम, तो ये क्या है, ये कोनिडिया जो बना रहा है इसलिए बना रहे हैं ताकि एक हार्ड सरफेस सॉइल में वो कांटेक्ट आ सके. अलग अलग पर्पस है. एप्रिंसोरियम का बेसिक जब आप दिमाग में यूज करो तो उसको ये आएगा कि इट इज अ प्रेसिंग ऑर्गन, वो प्रेशर क्रिएट करेगा. अब वो पर्पस क्या है, वो अलग अलग फंजाई में अलग अलग चीज का होगा.
और अगर हम क्लेमाइडोस्पोर्स जो हम बोलते हैं रेस्टिंग स्पोर्स हैं, तो उसके अंदर भी एप्रिंसोरियम का यूज आता है। अब देखो एप्रिंसोरियम कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हमने समझ लिया एप्रिंसोरियम है क्या। अब हम देखते हैं, हम सीधे कंपटीशन पे स्विच करते हैं एग्जाम पर। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर डेफिनेशन आती है कि डैश इज अ प्रेसिंग ऑर्गन विच is a minute infection packed and grow and enter epidermal cell of host, right? तो आंसर क्या है, एप्रिंसोरियम 1। देन उसके अंदर अगर वो पूछे कि एप्रिंसोरियम कौन सी फंजाई के अंदर इट इज playing as a function of parasitic and saprophytic stages में, then what is the answer? Either the answer is rust fungi or either it is the powdery mildew fungi. Okay, थर्ड क्वेश्चन अगर इसी एप्रिंसोरियम से बनता है तो वो क्या बनेगा कि कोलेटोट्राइकम फैलकैटम। इधर वो ऐसे पूछ सकता है कि एप्रिंसोरियम इज कमिंग इन कांटेक्ट विद एनी हार्ड सरफेस, अगर सॉइल में है तो किस फंगस के अंदर वो इस पर्पस के लिए एप्रिंसोरियम का मॉडिफाई कर रहा है। तो दिस विल बी व्हाट, the example will be Colatotrichum falcatum. Okay, और जो लास्ट हम देखेंगे अगर एप्रिंसोरियम इट कैन ऑल्सो फॉर्म एज द रेस्टिंग स्ट्रक्चर, तो किस फॉर्म में होगा, द आंसर विल बी क्लाइमेडोस्पोर्स। ये क्वेश्चंस एप्रिंसोरियम से बन सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द हॉस्ट्रिया। हॉस्ट्रिया के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे बताया सीधे। अब देखो सीधे आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, न्यूट्रिशन। सो हॉस्ट्रिया क्या है, दीज आर आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स हैं और दिस विल हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, थिन है, वाइडली पॉइंटेड है। ऑफ कोर्स अगर किसी को पेनिट्रेट करना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, पॉइंटेड होना पड़ेगा और थिन होना पड़ेगा, ये बेसिक है। फिर आगे जाके ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रांच्ड हो जाते हैं। ये देखो एक हॉस्ट्रियम यहाँ पे बन गया, राइट, ये इन्फेक्शन पैक था, एक हॉस्ट्रियम यहाँ पे बन गया, सो इसकी क्या हो गई, ऐसे ब्रांचेस डेवलप होनी शुरू हो गई। सो दिस इज कॉल्ड एज द हॉस्ट्रियम। अब हॉस्ट्रियम किसके अंदर अपन एग्जाम्पल पढ़ना शुरू करें तो ये देखो, अब पीछे देखो एप्रिंसोरियम में हमने पढ़ा था कि सेप्रोफाइटिक स्टेज और पैरासिटिक स्टेज के अंदर किस में यूज आता है, पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट के अंदर, राइट। तो उसके अंदर एप्रिंसोरियम भी था। अब उसी के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए तो अपन को पता है एप्रिंसोरियम आगे हॉस्ट्रिया बनाएगा, तो इसलिए हमें क्या याद हो गया कि हॉस्ट्रिया भी पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट फंजाई दोनों में होगा ही। इसके अलावा आपको क्या याद रखना, एक डाउनी मिल्ड्यू और एक लेट फंगस। ठीक है, अब ये डायग्राम मैं आपको समझा चुकी हूँ। तीन अपन ने चीजें देख ली अभी तक, तीन मॉडिफिकेशंस। ठीक है, एप्रिंसोरियम हो गया, हॉस्ट्रिया हो गया और राइजोमॉर्फ हो गया। क्लियरली, जो राइजोमॉर्फ था रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एप्रिंसोरियम के मल्टीपल फंक्शंस है, रिप्रोडक्शन, जैसे वो रेजिस्टेंट स्टेज में बनेगा तो आगे जाके वो रिप्रोड्यूस करेगा, क्लेमाइडोस्पोर हो गया। फिर आगे जाके अगर वो हॉस्ट्रिया में डेवलप हो रहा है तो वो न्यूट्रिशन लेगा, तो उसके अलग अलग रोल्स हैं। हॉस्ट्रिया सिंपल न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक और है, दैट इज फोर्थ वन इज राइजोइड। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी राइज, ये जब आपके पास राइजा वर्ड आता है तो क्या हो जाएगा, राइजोमॉर्फ मतलब रूट लाइक राइजो, और यहाँ पे भी क्या है, राइजोइड। तो ये भी वही है, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फंक्शन का। वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, बट इसका काम क्या है, ये एक अटैचमेंट ऑर्गन है। सिमिलरली जैसे अटैचमेंट मतलब सपोज एक लीफ का, सपोज दिस इज लीफ सरफेस और यहाँ पे माइसीलियम एक अटैचिंग ऑर्गन, ये सपोज दिस इज, ये पूरी फंगस है, उसने एक मॉडिफाई करके एक राइजोइड बनाया इस तरह से, और ये राइजोइड्स आगे ऐसे सपोज ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर बना और इसने इसके अंदर क्या हुआ, अटैच हो गए और एंकर कर रहे हैं। सो दैट इज फॉर द सेक ऑफ एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। ओके, और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, ये जो तीन एग्जाम्पल है ना, ये देखो ये तीनों एग्जाम्पल आपको हमेशा ऐसे याद रखो, ZOC, राइट। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई ऐसे स्ट्रक्चर्स आप आगे भी देखोगे या कई ऐसे फंक्शन देखोगे, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये तीनों एक साथ आएंगे हमेशा। क्यों, क्योंकि ये लोअर फंजाई हैं। तो ZOC,
जाइगोमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज और काइट्राइडियोमाइसिटीज, ये तीनों एक साथ आएंगे। मैं आगे की क्लासेस में आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन भी बताऊंगी, तब आपको समझ आने लग जाएगा कि ये क्लासेस कैसे हो रहे हैं, ये लोअर फंजाई कैसे हैं। फिर आगे जैसे ये तीन क्या हो गए, लोअर फंजाई हो गए, लोअर क्लासेस में आएंगे। जैसे अपन प्लांट्स के अंदर नहीं पढ़ते थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, वैसे ही ये सपोज ये लोअर क्लासेस के अंदर है। और अपर क्लासेस में अपन कहाँ चले जाएंगे, रस्ट फंजाई के अंदर, कोलेटोट्राइकम, ये वाले जो बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, जो हायर क्लासेस है उसमें। तो राइजोइड्स किसके अंदर प्रेजेंट है, लोअर में। अब फिफ्थ जो हमारे पास है दैट इज स्ट्रोमा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है कि इट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रोमा इज अ कॉम्पैक्ट सोमैटिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन तरीके से होता है। स्ट्रोमा में आपको क्या चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये टर्म हमेशा वो यूज करते हैं, मैट्रेस और कुशन लाइक, ठीक है। और स्ट्रोमा एक मैट्रेस और कुशन लाइक एक फ्रूटिफिकेशन स्ट्रक्चर है, सिंपल मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, जो स्पोर्स बनेंगे वो डेवलप होंगे। अब जो स्ट्रोमा है वो दो तरीके से हो सकता है, अगर तो वो एपिडर्मिस के बिलो बन रहा है इन सबस्टोमेटल रीजन तो सबस्टोमेटल स्ट्रोमा सिंपल। और अगर हम पेरिथीशियल के बारे में कर रहे हैं तो वो अगर वो पेरीफ्री ऑफ स्ट्रोमा में, देखो ये भी टर्म्स बिल्कुल रिलेट करी हैं। सबस्ट्रोमेटल स्ट्रोमा सिंपल जो कि एपिडर्मिस से नीचे है और सबस्ट्रोमेटल रीजन में हो जाएगा, और पेरिथीशियल स्ट्रोमा जो कि पेरीफ्री पूरी स्ट्रोमा की, सपोज दिस इज स्ट्रोमा और इसके ये जो आउटर पेरीफ्री है, इस पेरीफ्री के ऊपर अगर ये जो स्ट्रक्चर्स रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऐसे बनती हैं, ये ऐसे सपोज दिस इज वन रिप्रोडक्टिव बॉडी, दिस इज द रिप्रोडक्टिव बॉडी, ऐसे बनती है तो उसको हम क्या कह देंगे, पेरिथीशियल स्ट्रोमा। अब आपको इसमें क्या चीज याद रखनी है, सर्कोस्पोरा इज एग्जाम्पल ऑफ सबस्टोमेटल स्ट्रोमा, और पेरिथीशियल स्ट्रोमा किसका एग्जाम्पल है, इनके जाइलेरिया और क्लेविसेप्स। मैं वापस बोल रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स आज ही आफ्टर दिस क्लास ये एग्जाम्पल्स लिखो ताकि आपको उसी टाइम याद रहे। आपको क्या लिखना है, ये एग्जाम्पल के अलग से, सबसे पहले स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के दो एग्जाम्पल कौन कौन से, सबस्टोमेटल है तो सर्कोस्पोरा और पेरिथीशियल है तो जाइलेरिया और क्लेविसेप्स। देखो वैसे तो प्लांट साइंस के अंदर जेनेटिक्स ब्रीडिंग पोर्शन इज मोर डोमिनेंट, ओके। और उसमें क्या होता है, वी कैन इंस्टेड ऑफ क्रैम्पिंग, हमें रटने से ज्यादा इफ वी हमें समझ आ जाता है तो इट बिकम्स वेरी इजी। पैथोलॉजी आज ड्यूरिंग दीज लास्ट इयर्स, पैथोलॉजी में उन्होंने ज्यादा वो ध्यान देने लगे इंस्टेड ऑफ ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। अगर इफ समवन प्रिपेयर्स फॉर प्लांट साइंस और इफ ही और शी इज थिंकिंग कि हम पैथोलॉजी को लाइटली ले लें तो आपको रैंक स्कोर करना पॉसिबल नहीं होगा। पहले पैथोलॉजी यूज्ड टू कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी सब्जेक्ट्स, पर अब ये डोमिनेंटली इस पे क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। और क्वेश्चंस भी ऐसे आएंगे जो आप नेमरा सुंडा और इनसे आप नहीं कर सकते, आपको डीप में पढ़ना जरूरी है। सो फॉर दैट आपको और क्या है, अब याद करना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ये बेसिक चीजें समझोगे ना, वाई मेरे को पैथोलॉजी इजी क्यों लगी, क्योंकि मैंने ये पोर्शन इजी कवर अच्छे से कवर किया। डीप में मैं फंगस के पूरी बैक्टीरिया पूरे उनके स्ट्रक्चर से गई, तब जाके आपको ये इजी आइडेंटिफाई करना इजी होता है कि प्लांट डिजीजेस कैसे वर्क कर रही हैं। So the last two जो modification of mycelium है, one the last sixth is the sclerotium, okay, sclerotium भी resistance के लिए है, okay। और जो पहला हमने क्या रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा था, रिमेंबर, राइजोमॉर्फ। फटाफट जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते हो पीछे पीछे वाली चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि रेजिस्टेंस के लिए और क्या पढ़ा था मैंने। न्यूट्रिशन के लिए हमने दो चीजें क्या पढ़ी, एक तो हॉस्ट्रिया पढ़ा और राइजोइड पढ़ा, ओके। रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ लिया, एप्रिंसोरियम हमने पढ़ लिया। रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा, दो चीजें, पहले हमने राइजोमॉर्फ देखा और ये जो लास्ट मॉडिफिकेशन है ये क्या हो गया, स्क्लेरोशियम। सो ऐसे याद रखोगे तो आपको चीजें इजीली याद रहेंगी। अब रेजिस्टेंस है तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, अनफेवरेबल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन में हार्ड स्ट्रक्चर्स बनाएगा। मैंने बताया एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि resist during the unfavorable condition, एक फंजाई को it has to survive ताकि during favorable condition it will start multiplying. So for that what it needs something thick walled क्योंकि it does not get affected by the environmental conditions.
दैट्स वाई इट नीड अ थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर। और उसके अंदर क्या होगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी फूड रिजर्व्स। जब भी डोरमेंट स्टेज है, फंजाई डू नीड फूड, राइट, इवन इफ इट इज नॉट मल्टीप्लाइंग, बट टू लिव उसको फूड की जरूरत है। सो व्हाट इट डज, इट फॉर्म्स मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम, एंड व्हाट इट विल डू, इट विल स्टोर द फूड इन इट। और उसके लिए जो अलग स्ट्रक्चर बने, दिस इज कॉल्ड एज द स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम भी एक रेस्टिंग बॉडी है फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन। वही हाइफी, सपोज नॉर्मल हाइफी तो हम ऐसे देखते हैं, राइट, बट जब मॉडिफिकेशन हुआ तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, हाइफी ने ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाया और ऐसे एक स्क्लेरोशियम छोटे छोटे बन गए। और ये क्या है, ये डोरमेंट स्टेज में रहते हैं और बाद में ये एक्टिव हो जाएंगे, तो ये फूड रिजर्व क्या है, स्टिल फंजाई को लाइव रखने के लिए काम आएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल तुम्हें इजी, स्क्लेरोशियम है तो फंजाई का नाम भी इसी नाम से पड़ गया, स्क्लेरोशियम रोल्फिजी, राइट। अब राइजोक्टोनिया, ये आपको पता होना चाहिए, राइजोक्टोनिया के अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो स्क्लेरोशियम्स होते हैं। और एक ये स्क्लेरोशियम, अब ये देखो ये अलग अलग है, अनियन पे कर रहा है तो सेविस्पेरम नाम दे दिया, अगर किसी और पे कर रहा है तो रोल्फ्जी नाम दे दिया। सोलेनाई आ गया तो देखो सोलेनाइस का मतलब सोलेनेसी, आपको समझ आ रहा है, सोलेनेसी में आपको क्या आते हैं, पोटैटो आ गया। तो ये चीजें आपको ऑर्गेनिज्म को देख के ही समझ आ जाएंगी कि इसके क्या आंसर्स हैं। ओके, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड जो मैं आपको बता रही थी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं। सो मैंने एक समराइज कर दिया है कि राइजोमॉर्फ के अंदर क्या एग्जांपल्स हैं, अभी फटाफट याद रखो, अभी याद करो क्लास में साथ में ही। राइजोमॉर्फ के अंदर क्या है, आर्मिलेरिया मैले। अब आपको याद कैसे करना है, राइजोमॉर्फ देखो M O, तो यहाँ पे आपको मेलाई M, और यहाँ पे भी M, तो आपको याद रहेगा। आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव्स में, सो आपको सिर्फ याद रखना है कि यस ये इसका सही आंसर है। सो राइजोमॉर्फ याद हो गया। ओके, नाउ एप्रिंसोरियम, एप्रिंसोरियम के अंदर याद रखो एक पैग बना था, PEG होता है, तो यहाँ पे हमने ट्रिक क्या बना ली, PE और C, ये ट्रिक बना ली। ओके, ई से एरिसिफिल्स, पाउडरी मिल्ड्यू, पक्सीनिया, रस्ट हो गया, और कोलेटोट्राइकम। ठीक है, ऐसे याद करो। उसके बाद हॉस्ट्रिया, एक हॉस्ट्रिया में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, पर ये तीन आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे कि अलग अलग ये किस शेप में हॉस्ट्रिया बन रहा है। जैसे सपोज ऐसा नॉब लाइक बन रहा है तो एल्ब्यूगो के अंदर बन रहा है, ठीक है। अगर इलोंगेटेड बन रहा है तो एरिसिफी और यूनिकुला में बन रहा है, और अगर फिंगर लाइक ऐसा बन रहा है कुछ तो वो परनिसोपोरा में अंदर। ओके, ये हॉस्ट्रिया राइजोइड, सिंपल राइजोइड मतलब ये तो इसका एग्जाम्पल ही इतना इजी है, ये राइजोइड वाला एग्जाम में आया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन फंजाई का एग्जाम में पूछा हुआ है कि राइजोपस टोनिफेरा, इतना मुश्किल है ही नहीं। बस आप किससे कंफ्यूज हो सकते हो, ये सोच सकते हो कि राइजोपस के अंदर शायद राइजोमॉर्फ हो, लेकिन राइजोइड है आंसर, क्योंकि राइजोमॉर्फ M से M हमने ये वाला याद कर लिया। ओके, सो ये हमने पूरी क्लास में आज कवर क्या क्या कर लिया, थैलिस कवर कर लिया हमने हमने हाइफी कवर कर लिए, हमने माइसीलियम की जो मेन उसका मॉडिफिकेशंस है हमने वो कवर कर लिया, डिफरेंट दो हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि फंगस एक्टोफाइटिक है या एंडोफाइटिक है, हमने सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए। सो ये बेसिक हमने पैथोलॉजी जो फंगस है उससे स्टार्ट करके जो बेसिक ऑफ फंगस है वो आज हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में विल कवर, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फंगस के अंदर क्या है, एक तो रिप्रोडक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल और सेक्सुअल, जितनी आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे आपको सब में अलग अलग दिखेगा, समझ नहीं आएगा ये स्पोर कैसे बन रहे हैं, बट आई विल टेल यू सिंप्लीफाइड वे में कि कैसे कौन सा स्पोर असेक्सुअल है कौन सा सेक्सुअल है। अगर आपने एक बार ये याद कर लिया ना रिप्रोडक्शन, तो जो आगे जो भी ये डिजीज आते हैं आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा स्पोर कैसे बन रहा है, क्या कंडीशंस है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। याद करना जरूरी नहीं है, आप समझो इन चीजों को। और एक इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस, ये भी हर बुक में आपको अलग अलग दिखेगा। अगर मैं बता रही हूँ ये इस क्लास में ये है, वो और क्लासेस में डिवाइड कर देगा, पर जो मैंने खुद समराइज किया हुआ है कि जो बेसिक क्वेश्चंस में किस पैटर्न से क्लासिफिकेशन चलता है, तो एक फंगस के अंदर क्लासिफिकेशन और एक दूसरा क्या हो जाएगा इसका
ये रिप्रोडक्शन। ओके, किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट्स? राइट, एप्रेंसोरियम एंड रिप्रोडक्शन में क्या रिलेशन है? सी, हाँ मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगी। और एप्रेंसोरियम और रिप्रोडक्शन, सी एप्रेंसोरियम वैसे तो मैंने उसको रिप्रोडक्शन आगे क्यों लिखा, क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ था जेआरएफ के अंदर वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आया हुआ था, इसलिए मैंने उसके आगे रिप्रोडक्शन लिखा। बट ऑन ब्रॉड वे एप्रेंसोरियम के अंदर रिप्रोडक्शन न्यूट्रिशन अलग अलग भी उसका फंक्शन है। बट अगर न्यूट्रिशन फंक्शन लेते हो तो उसको क्या बनाना पड़ता है, हॉस्ट्रिया बनाना पड़ता है। तो हॉस्ट्रिया को हम न्यूट्रिशन में ले लेते हैं, बिना हॉस्ट्रिया बनाए वो न्यूट्रिशन नहीं लेता। तो इंस्टेड ऑफ एप्रेंसोरियम को हम न्यूट्रिशन के लिए फोकस करें, उसको रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन कैसे, मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेडोस्पोर जो स्टेज थी, क्लाइमेडोस्पोर जो है वो रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये मैं आगे आपको स्पोर्स बताऊंगी कि असेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स ये कैसे आते हैं। तो उस तरह से ये रिप्रोडक्शन में यूज करता है कि क्लाइमेडोस्पोर्स बनाने के लिए कौन सा मॉडिफिकेशन चाहिए, हमें चाहिए एप्रेंसोरियम। और क्लाइमेडोस्पोर्स आगे रिप्रोडक्शन में कैसे रोल प्लेइंग करेंगे, आई विल टेल यू। सो दिस इज हाउ एप्रेंसोरियम इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। ओके, ओके, आई विल शेयर द स्लाइड्स। अगर आपको और कोई डाउट नहीं है तो आप यू कैन लीव द क्लास। गुड लक एवरीवन, और ट्राई कि आप पढ़ो आज ही, रीड और उन एग्जाम्पल्स को जरूर लिख लेना। ओके।